वेलकम बैक इन PHP सेशन अगेन। लास्ट वीडियो सेशन तक हमने ये देखा था कि किस तरह से हम PHP को यूज़ करते हुए विथ MySQL हम किसी डेटाबेस में मौजूद टेबल के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमने सक्सेसफुली वैल्यू इंसर्ट भी करवाई, ठीक है, जिसका फर्स्ट फॉर्म हमारे पास जो था वो डेटा था। इस डेटा की फ़ाइल से हम ये काम कर रहे थे और सेकंड फाइल हमारे पास सेंड की थी जिसके ज़रिए से हम डेटा को इंसर्ट करवा रहे थे, ठीक है। तो पहले हमने एक वैल्यू इंसर्ट करवाई थी, जैसे कि मैं शो करूं तो इसके अलावा मैंने मज़ीद दो वैल्यू ऐड करवानी है। तो जो प्रीवियस प्रोग्राम है आप उसे दो दफ़ा और रन कर लें, एक दफ़ा रन करके मज़ीद वैल्यू ऐड करवा लें ताकि वो इस तरह से टेबल के फॉर्म में डेटा को शो करे एज लाइक दिस, जैसे कि यहाँ पर ये कर रहा है। तो हुसैन मेरे डेटाबेस का नाम है, हुसैन TBL मेरे टेबल का नाम है और इस टेबल के अंदर ये रिकॉर्ड्स हमारे ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। तो जो भी वीडियो सेशंस हमारे हो रहे हैं उसके तमाम जो वीडियोस हैं वो मेरे YouTube चैनल पे मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ से आप ब्राउज़ करके तमाम वीडियोस मेरी देख सकते हैं YouTube पे। और उसके अलावा इसके जो कोड हैं वो फाद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन .blogspot.com पर आपको मिल जाएगा और ये रहा PHP ट्यूटोरियल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो तमाम कोड आपको यहाँ एक्सेसिबल है, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कोड को और जिस ID पर भी आप PHP का कोड कर रहे हैं वहाँ पर आप इसे रन कर सकते हैं। ओके, बैक टू वर्क। तो अब हमें क्या करना है इस सेशन पे, हमें करना ये कि हम ये चाहते हैं कि जो डेटा हमारे इस वक्त टेबल पे मौजूद है वो वेब ब्राउज़र में इन टर्म ऑफ टेबल शो, ठीक है। तो ये किस तरह से होगा इस सेशन पे हमें इस चीज़ को देखना है। तो सबसे पहले जो हमारा ये फॉर्म एरिया है इस फॉर्म को मैं कमिट कर देता हूँ क्योंकि ये HTML पार्ट है और HTML में कमिट करने का तरीका होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ 2 टाइम डैश और उसके बाद 2 टाइम डैश के बाद मैंने क्लोज कर दिया। और ये तमाम काम हमारा डेटा की ही इस फाइल पर होगा जिस काम जो फाइल पे हम लास्ट टाइम काम कर रहे थे। लिहाजा ये करने के बाद मैं इस वक्त PHP टैग के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ से हमें काम अपना स्टार्ट करना है। तो आपको याद होगा कि जब भी हम कनेक्शन बिल्ड करते हैं तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं MySQL i_connect, ठीक है। और उसके बाद आप नंबर ऑफ़ पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं 4, तो मैंने 4 नंबर ऑफ़ पैरामीटर इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो फर्स्ट पे हम लिखते हैं लोकल होस्ट, सेकंड पे रूट होता है, थर्ड पे पासवर्ड जो कि अभी इस वक्त मौजूद नहीं है और फोर्थ पे हम अपने डेटाबेस का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, वो टेबल जो इस वक्त MySQL पे मौजूद है उसे डिस्प्ले करवाना है। लिहाजा इसके लिए मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ ताकि वो फंक्शन की डेफिनेशन भी यही होती है कि जब हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होता है तो हम उसे एक सेपरेट जगह पर इनक्लोज करते हैं और उसका मैंने नाम रख दिया शो डेटा, ठीक है। और उसके बाद इसकी बॉडी ओपन क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कनेक्शन है उसको मैं ग्लोबल कर लेता हूँ। तो मैंने लिखा ग्लोबल और उसके बाद इस वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, ग्लोबल कर दिया। जैसे कि एक्सेस मॉडिफायर होता है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, तो PHP के लिए यहाँ पर ग्लोबल का कीवर्ड इस्तेमाल होता है किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल करने के लिए एज लाइक दिस, जैसे कि मैंने किया है। जूम करते हैं। अब मुझे क्या करना है, वो क्वेरी लिखनी है जिसके ज़रिए से तमाम डेटा रिजर्व्ड हो जाए, एक जगह आ जाए। जैसे हम SQL में सीख चुके हैं कि हम करते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, तो तमाम टेबल का डेटा रिट्रीव हो जाता है। लिहाजा इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ क्वेरी के नाम से और क्वेरी के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में वो क्वेरी लिखूंगा, ठीक है। और उसके बाद हमें पता है कि हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो रन करने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा रन का और ये बनाने के बाद हम एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे PHP का जिसके ज़रिए से तमाम डेटा फैच होकर हमारे रन इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। वो फंक्शन कौन सा है, MySQL i_fetch, ठीक है। FE लिखने के बाद कंट्रोल के साथ मैंने स्पेस प्रेस किया तो आप थर्ड नंबर पे देख रहे हैं लिखा हुआ है फैच associate, इसको मैंने क्लिक किया तो ये फंक्शन आ गया। इस फंक्शन के अंदर आप उस वेरिएबल को यूज़ करोगे जिसके अंदर आपका एक्चुअल डेटा आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को हम उसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास दो वेरिएबल रेडी हों। कौन कौन से, क्वेरी के, रन के और कनेक्शन के। लेकिन रन अभी तक मैंने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं करवाया है तो यही वजह है कि अभी मैं ये फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैंने दिखाना इसलिए बेहतर समझा कि आपको फैच के ज़रिए से तमाम डेटा को क्या करना होता है, फैच करना होता है। लिहाजा रन के अंदर अभी मैं ये यूज़ नहीं करूँगा बल्कि मैं क्वेरी लिखने के बाद रन पर आऊँगा और उन दोनों डेटा को लूँगा जो मेरे पास मौजूद है, यानी कनेक्शन और क्वेरी। तो रन के अंदर आने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ MySQL i_query, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, $run, $query, ठीक है। ये मैंने कर लिया। जूम आउट करते हैं।
ठीक है, ये करने के बाद हम एक चीज़ रेक्टिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कनेक्शन, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल वही काम है अभी तक जो लास्ट टाइम हम कर रहे थे। तो सबसे पहले क्वेरी को हम देख लेते हैं कि क्वेरी यहाँ पर क्या आएगी। तो मैं चलता हूँ अपने MySQL पर, और MySQL पर आने के बाद आप यहाँ देख रहे हो कि मैं इस टेबल पर मौजूद हूँ जिस टेबल पर हम काम कर रहे हैं, लिहाजा मैंने SQL पे क्लिक किया, और SQL पे क्लिक करने के बाद मैं क्लिक करूँगा सिलेक्ट पर। तो जब मैं सिलेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये क्वेरी मौजूद है, ठीक है। इस क्वेरी को मैंने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं अपने ड्रीम वीवर पे आऊँगा और इस इन्वर्टेड कॉमा में उस क्वेरी को मैंने पेस्ट कर दिया। तो लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, तो जो टेबल का नाम है वो तमाम डेटा यहाँ से रिट्रीव होकर क्वेरी में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जब यहाँ तक हमारा काम हो चुका है तो अब हम चलेंगे फैच की तरफ, लेकिन हम डिसीजन लेंगे कि जब तक रन की वैल्यू ट्रू ना हो उस वक्त तक वैल्यू प्रिंट ना हो, यानी जब तक कनेक्शन सक्सेसफुली नहीं बनेगा उस वक्त तक वैल्यू भी प्रिंट नहीं होगी। लिहाजा मैं इफ़ के अंदर यूज़ करूँगा रन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रन की वैल्यू ट्रू होगी तो आप ये काम करो, और अगर फॉल्स होगी तो आप ये काम करो जो मैं यहाँ पे लिखूँगा। लिहाजा ट्रू के अंदर हम एक वेरिएबल लेंगे डेटा, और डेटा के अंदर मैं बिल्कुल वही फंक्शन इस्तेमाल करूँगा जो थोड़ी देर पहले मैंने फैच के लिए आपको बताया था। लिहाजा मैं लिखता हूँ MySQLi अंडरस्कोर फैच एसोसिएटेड, और अब फैच एसोसिएटेड के अंदर हम रन फंक्शन लिखेंगे, यानी वो वेरिएबल लिखेंगे जो रन के नाम से मैंने बनाया है। दैट्स इट। यहाँ तक हमारा ये काम हो चुका है। डेटा के अंदर तमाम रिकॉर्ड फैच होकर आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस डेटा वेरिएबल को प्रिंट करवाऊंगा, तो टेबल में जितना डेटा है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी। तो मैं सेकंड लाइन पर आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर r स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ उस वेरिएबल का नाम रखता हूँ डेटा, ठीक है। हमें पता है कि प्रिंट एंड प्रिंट अंडरस्कोर r में क्या डिफरेंस है, ये प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ। जब हम किसी भी वैल्यू को इन टर्म ऑफ एरे डिस्प्ले करवाना चाह रहे होते हैं कि जिस फॉर्मेट में वो स्टोर हो रहा है, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर r इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हम प्रिंट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए करते हैं। ये प्रिंट अंडरस्कोर r मैं आपको उस सेशन में भी बता चुका हूँ जब हम ग्लोबल वेरिएबल पढ़ रहे थे, गेट, पोस्ट, कुकीज़, सेशंस, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी हमने इस्तेमाल किया था कि एक्चुअल वैल्यू क्या है उसे डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं कंट्रोल एस करता हूँ, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि जो टेबल हमारे डेटाबेस पे मौजूद है क्या वो वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले हो पा रही है। लेट्स सी। और अभी कोई वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही है। लेट्स सी कि क्या गलती है हमारे पास। तो अभी मसला ये है कि हमने फंक्शन तो बना लिया है लेकिन फंक्शन को कॉल नहीं किया है। लिहाजा मैंने फंक्शन के नाम को कॉपी किया, एक और PHP का टैग बनाऊंगा PHP के टैग से बाहर, और यहाँ पर मैंने उस फंक्शन को कॉल कर लिया जो फंक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, वेब ब्राउज़र में आकर पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, और आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली वैल्यू हमारे एरे के फॉर्म में यहाँ पर आ चुकी है जो हमारे फर्स्ट रॉ की है। तो आप देख रहे हो नेम फहाद है, एज 20, सैलरी 45,000, एंड लेट्स सी इन अ डेटाबेस। तो डेटाबेस पे अगर मैं शो करूं तो आप यहाँ देख रहे हो फर्स्ट रॉ के अंदर फहाद 20, 45,000 डेटा मौजूद है। तो फर्स्ट रॉ की वैल्यू हमारी सक्सेसफुली इन टर्म ऑफ किस में आ चुकी है, एरे में आ चुकी है। लेकिन हमें एरे में नहीं चाहिए बल्कि हमें टेबल के फॉर्म में चाहिए। लिहाजा इस चीज़ की रेक्टिफाई करने के लिए हम दोबारा ड्रीम वीवर पे चलेंगे और इस प्रिंट आर को यहाँ से हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पर सिर्फ ये समझना था कि ये जो प्रिंट आर है या ये जो डेटा है, ये डेटा किस फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। तो ये किस फॉर्म में करता है, की वैल्यू फॉर्म ऑफ एरे में करता है। और हमने सक्सेसफुली यहाँ पर देखा भी है कि जो वैल्यूज़ हमारी आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, की वैल्यू एरे फॉर्म में आ रही है, ठीक है। लेकिन हमें इस फॉर्म में नहीं चाहिए, लिहाजा हम इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं। हटाने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ इको, और इको के अंदर हम वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। तो डॉलर ऑफ डेटा स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब डेटा के अंदर तो कंप्लीट वैल्यू है, यानी नेम, एज, सैलरी, तीनों वैल्यू है। अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ नेम प्रिंट करवाना, तो मैं लार्ज ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोटेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखूंगा, नेम, ठीक है। टर्मिनेट करते हैं, कंट्रोल एस, वेब ब्राउजर, रिफ्रेश द पेज, और आप देख रहे हो अब सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्प्ले हो रहा है, फहद, ठीक है। उसके बाद उसके सामने एज है और उसके सामने क्या है, सैलरी है। लिहाजा हम जानते हैं कि इको के अंदर मोर देन 1 पैरामीटर के साथ भी वैल्यू लिखी जा सकती है, एज लाइक दिस
इको इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, हम प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं। लिहाजा मैं यहां पर चाहूं तो एक और वेरिएबल भी लिख सकता हूं एज लाइक दिस, कॉमा डॉलर ऑफ डेटा लार्ज ब्रैकेट ओपन क्लोज एज, सिमिलरली कॉमा डेटा स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज सिंगल कोटेशन एंड सैलरी। कंट्रोल एस, नीचे वाली लाइन को कमेंट कर देते हैं, ये हमने सिर्फ समझने के लिए किया था। कंट्रोल एस करके वेब ब्राउजर पर आता हूँ, पेज को रिफ्रेश करेंगे और आप देख रहे हो कि सक्सेसफुली हमारी तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर क्या हो चुकी हैं, डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो जो वैल्यू पहले एरे के फॉर्म में थी, अब हमने इको प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए अपनी पूरी एक लाइन को क्या करवा लिया है, डिस्प्ले करवा लिया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, हमें तो पूरी टेबल डिस्प्ले चाहिए। लिहाजा टेबल को डिस्प्ले करवाने के लिए अगर आप बगौर देखो किसी भी टेबल को, तो हमें एक लूप की ज़रूरत होती है और लूप के बिहाफ पर मैं तमाम वैल्यू को प्रिंट करवा सकता हूँ। तो जहाँ पर डेटा फैच होकर वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, अगर मैं उसी को लूप के अंदर कर दूँ तो तमाम वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। लिहाजा इस काम के लिए हम दोबारा ड्रीम वीवर पर चलते हैं और जो एक्चुअल वेरिएबल है हमारा ये डेटा, ठीक है, इसको मैं वाइल लूप के अंदर इनक्लोज कर देता हूँ। कैसे? यहाँ से हम कमेंट हटाते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं थोड़ा जूम करके शो कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर वाइल स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो जूम आउट करते हैं, तो जो डेटा एक वैल्यू को लेकर आ रहा था, अब वाइल लूप के थ्रू क्या हो गया, जब तक आइट्रेशन की वैल्यू इसमें मौजूद है वो खुद ब खुद उसे आइट्रेट करता रहेगा और वैल्यू क्या करवाता रहेगा, डिस्प्ले करवाता रहेगा। लिहाजा कंट्रोल एस करता हूँ, वेब ब्राउजर पर आते हैं और चेक करते हैं कि क्या तमाम वैल्यूज़ हमारी अब आ जाएंगी। F11 प्रेस किया और अब आप देख रहे हो कि तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, लेकिन वो एक ही लाइन पर आ रही हैं। लिहाजा इसके लिए मुझे BR का टैग यूज़ करना होगा। जहां पर वैल्यू हमारी क्लोज हो रही है इस जगह पर, तो मैं चाहूँ तो इस इको की जगह एक इन्वर्टेड कॉमा में BR का टैग इस्तेमाल कर सकता हूँ। कंट्रोल एस करते हैं, वेब ब्राउजर पे चलते हैं और सक्सेसफुली मेरी तीनों वैल्यूज यानी कंप्लीट टेबल इस वक्त मेरे ड्रीम वीवर के जरिए से वेब ब्राउजर पर आ चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ जो क्रिएटिविटी है वो डिजाइनिंग की है कि आप इसको सेपरेट रॉ या टेबल डेटा के अंदर कैसे लेकर आएंगे, उसके बॉर्डर को कैसे बनाएंगे और उसको कलर्स कैसे देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक वो लॉजिक थी हमारी कि किसी भी डेटाबेस को आप HTML के जरिए से वेब ब्राउजर पर कैसे ला सकते हैं, वो हमने सक्सेसफुली यहाँ पर कर लिया है। अब जो दूसरा इसी के साथ सेशन है वो इसके HTML पार्ट का है कि मैं HTML के डिफरेंट एट्रीब्यूट को यूज़ करके इनके तमाम के बॉर्डर्स कैसे बना सकता हूँ। ओके, तो ये हमारा आउटपुट था। अब हमें क्या करना है, इसको सेपरेट एक टेबल के अंदर लेकर आना है ना, ताकि इसके बॉक्सेस बने। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक एक जो पार्ट है यानी फहाद लिखा है, फिर 20 लिखा है और फिर उसके बाद जो वैल्यू लिखी हुई है, मैं इसको किस तरह से डिज़ाइनिंग दे सकता हूँ। ठीक है, लिहाजा इसके लिए ये जो डेटा है हमारा इको के साथ, ये आप देख रहे हो कि तमाम एक ही रॉ के अंदर मौजूद है ना। लिहाजा मैं इसे क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं टेबल का टैग ओपन क्लोज करता हूँ इफ से पहले। ठीक है, लेकिन अब आप एक मसला देख रहे हो कि मैं PHP के अंदर डायरेक्टली HTML के टैग को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके लिए अब यहाँ पर एक जैक क्या यूज़ होता है कि आप जहाँ जहाँ पर HTML यूज़ करना चाह रहे हैं उससे पहले PHP के टैग को क्या कर दें, क्लोज कर दें। तो यहाँ पर मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, लिहाजा यहाँ मैंने PHP को क्लोज किया और दोबारा से PHP को उसी के नीचे से क्या करवा दिया, स्टार्ट करवा दिया, ताकि प्रोग्राम में किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। लेकिन मैं इस जगह पर अब क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, HTML इस्तेमाल कर सकता हूँ। लिहाजा करते हैं, बिल्कुल टेबल ओपन किया, टेबल क्लोज किया। सबसे पहले मैंने टेबल रॉ लिया एक, और टेबल रॉ के अंदर हमारे पास क्या होता है, TD यानी टेबल डेटा। TD ओपन, TD क्लोज, कॉपी पेस्ट पेस्ट। ठीक है, ये फर्स्ट TD हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, हमें इस वाइल के अंदर आके दोबारा से PHP को क्लोज करना है। इसकी वजह ये है कि नीचे जो चीज़ें प्रिंट हो रही हैं वो HTML के बिहाफ पर होनी चाहिए ना।
अब यहाँ पर क्लोज किया है तो इसके बाद से दोबारा से मुझे PHP को दोबारा स्टार्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसको बार बार परफॉर्म करेंगे तो चीज़ें आपको रियलाइज होने लगेंगी कि मैं बार बार क्लोज और ओपन क्यों कर रहा हूँ, इसकी लॉजिक क्या है। अब यहाँ पर हमें बात समझनी है। तो मैंने एक टेबल यहाँ पर ओपन किया है, इस टेबल को मैं चाहूँ तो यहाँ पर लाकर क्लोज भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पर ये क्लोज हुई है अभी। ठीक है, बाकी चीज़ें हम अभी समझते हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, एक और TR बनाता हूँ, तो TR ओपन, TR क्लोज। इस TR के अंदर TD यूज करता हूँ और इस TD के अंदर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, PHP। अब PHP क्यों यूज कर रहा हूँ, जैसे मैं लिखूंगा आपको बखूबी वो बात समझ में आ जाएगी। इको डॉलर ऑफ डेटा सिंगल कोटेशन नेम। तो अब क्या हुआ, ये यूज हो रहा है PHP के अंदर, लेकिन PHP खुद किसके अंदर है, HTML के अटैक के। ठीक है, तो अब मैं HTML पे एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकता हूँ। लिहाजा सिर्फ इस एरिया को चेक करते हैं, इस दोनों लाइनों को मैं यहाँ से हटाता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ। ठीक है, बाकी मैं तमाम चीज़ें हटा चुका हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ और आप देख रहे हो कि तीनों जो नेम है हमारे वो सक्सेसफुली लूप के अंदर क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और इस TD को कुछ CSS की प्रॉपर्टी देता हूँ, स्टाइल बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, कंट्रोल S, रिफ्रेश द पेज एंड इट्स वर्क सक्सेसफुली। ठीक है, तो इसी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए मुझे क्या करना है, तमाम वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है टेबल के फॉर्म में। लिहाजा अभी तक हमारा काम यहाँ तक सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। तो थोड़ी सी चेंजेस किए हैं हमने यहाँ पर, वो क्या किए हैं वो मैं यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले हमने टेबल का टैग यहाँ ओपन किया है और ये PHP का टैग आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्लोज है, और इसकी मैंने वजह भी बताई कि जहाँ पर हम HTML को इनक्लोज कर रहे होंगे वहाँ पर हम PHP से बाहर आएंगे। तो लिहाजा मैं चाहूँ तो अपने 3 लाइन ऑफ कोड को 3 अलग अलग PHP के टैग में भी इनक्लोज कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो यही वजह है कि यहाँ पर PHP को क्लोज किया है और उसके बाद HTML का पार्ट एरिया स्टार्ट हो गया। फिर जैसे PHP दोबारा स्टार्ट हुआ मैंने क्लोज दोबारा ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद वाइल लूप के अंदर मैंने अपने TR और TD का टैग बनाया और जहाँ वैल्यू मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ दोबारा से मैंने PHP के टैग को ले लिया। तो कॉपी पेस्ट किया, नेम एज सैलरी यूज़ की, उसके बाद PHP के टैग को ओपन क्लोज करके एक कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद TR और TD के डेटा को स्टोर किया। फिर दोबारा PHP के टैग को ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं कर्ली ब्रैकेट किसके क्लोज करूँ, ये जो हमारे वाइल लूप का है, और उसके बाद एल्स की बॉडी है और उसके बाद हमारे फंक्शन की बॉडी हो गई। तो एल्स के अंदर एक एरर हैंडल करना है हमें, तो लिहाजा मैं इको में सिर्फ लिख दे रहा हूँ एरर ऑफ कनेक्शन, टर्मिनेट करते हैं, कंट्रोल S करते हैं और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो देख रहे हैं हम सक्सेसफुली कि हमारी क्या प्रिंट हो रही है, पूरी टेबल प्रिंट हो गई और उसके बाद रॉज एंड कॉलम के अंदर उसकी वैल्यू सेपरेटली दिख रही है। वाज़ेह रहे कि ये जो रेड लाइन है ये मैंने लूप के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है और ये जो बॉर्डर बनकर आ रहा है ये टेबल के बॉर्डर एट्रीब्यूट के ज़रिए से बनकर आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से हटा के भी दिखा रहा हूँ आपको। ये जो हमने टेबल पे लिया हुआ बॉर्डर, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, वेब ब्राउज़र पे दोबारा आता हूँ, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे हो कि अब वो बॉर्डर मौजूद नहीं है क्योंकि हमें टेबल के फॉर्म में उसे जनरेट करना था। यही वजह है कि मैंने इसके एट्रीब्यूट को इस्तेमाल किया था और उसके बाद जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं तो इसके बॉर्डर भी बन रहा है और टेबल हेडिंग की वजह से उसके हमारे एट्रीब्यूट की हेडिंग भी बन गई और तमाम वैल्यू बिल्कुल उसी तरह से डिस्प्ले हो रही है जिस तरह से पहले दिख रही थी। ओके, एक मजीद चेंजेस करने की ज़रूरत है। अब हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि ये तो मेरी एग्जिस्टिंग वैल्यू थी, अगर मैं टेबल के अंदर मजीद वैल्यू ऐड करूं तो क्या खुद ब खुद हमारी वैल्यूज़ इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी। तो लिहाजा ये काम करने के लिए हमने स्टार्टिंग में इस कोड को कमिट किया था, तो थोड़ी देर के लिए मैं इस पूरे कोड को यहाँ से कंट्रोल X कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो काम हमारा हट जाए। अनकमिट करता हूँ अपने प्रीवियस कोड को और कुछ रिकॉर्ड मजीद इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है, कंट्रोल S, प्रोग्राम को हम रन करते हैं और एक रिकॉर्ड मजीद ऐड करवा रहा हूँ। 3 रिकॉर्ड ऑलरेडी थे ताकि हमें वो लॉजिक समझ में आ जाए कि अगर हमारा रिकॉर्ड इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या वो उसी फॉर्म में टेबल में उस कोड के ज़रिए से
हैंडल हो पाएगा या नहीं, लिहाजा मैंने यहाँ लिखा लारा 59 एंड 78,000। सबमिट करता हूँ रिकॉर्ड, डेटा सबमिट हो चुका है, ठीक है। और हम डेटाबेस को भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। अब मैं अपने कोड पे दोबारा आता हूँ, प्रोग्राम को कंट्रोल Z करके बैक कर लेता हूँ और ये रिकॉर्ड भी हमारे पास वापस आ चुका है, तमाम कोड जो प्रीवियस था। दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड किस तरह से फॉर्म हो रहा है। और सक्सेसफुली आप देख रहे हो कि हमारा कोड एग्जिस्टिंग डेटा को लेकर आ रहा है। तो ये सेशन थोड़ा सा लॉन्ग था, लेकिन हमने बिल्कुल तफसीलन देखा कि किस तरह से वैल्यू रिट्रीव हो रही है, किस तरह से HTML को हम अपने PHP के साथ हैंडल करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है, बार बार जब आप उसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, ओपन क्लोज करके समझेंगे, तो वो करना आपके लिए मज़ीद आसान हो जाएगा।